हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 4 परमाणु की संरचना की व्याख्या हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली है। अगर बच्चों आपने व्याख्या वाली क्लास नहीं देखी है तो उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर बच्चों चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। बच्चों, आज की इस क्लास में हम अध्याय 4 परमाणु की संरचना के अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, चैप्टर काफी बड़ा है, तो आज की इस क्लास में हम पहले पार्ट के भीतर दिए गए प्रश्न और उसके बाद बच्चों हम अभ्यास के प्रश्न जो कि पार्ट के पीछे दिए गए हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम पार्ट के भीतर जो अलग अलग पेज नंबर पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको बच्चों अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, आपकी जो नवीनतम पाठ्य पुस्तक है 2023-24 की, उसके पेज नंबर 43 पर प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है, कैनाल किरणें क्या है। पहला प्रश्न क्या है बच्चों कि कैनाल किरणें क्या होती है, वो बच्चों आपको बताना है। तो बच्चों, जो कैनाल किरणें हैं, कैनाल किरणें कैसी किरणें हैं? धनावेशित विकिरण है। कैसी है बच्चों? धनावेशित, उस पर धनावेश उपस्थित होता है, जो एनोड से कैथोड की ओर चलती है। कहां चलती है बच्चों? एनोड से कैथोड की ओर। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें दूसरा नाम एनोड किरणें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड किरणें भी कहते हैं। और कैनाल किरणों के कारण ही धन आवेशित अवपरमाणु कण किसकी खोज हुई है? प्रोटॉन की खोज हुई है। तो बच्चों, कैनाल किरणें जिन्हें हम एनोड किरणें कहते हैं, ये कैसी किरणें हैं? ये बच्चों धनावेशित विकिरणें हैं, जो कहां पर? जो बच्चों एनोड से कैथोड की ओर चलती है। जो बच्चों कहां चलती है? एनोड से कैथोड की तरफ चलती है। कौन सी किरणें? एनोड किरणें या कैनाल किरणें। और इन्हीं कैनाल किरणों के कारण ही बच्चों किसकी खोज संभव हो पाई है? बच्चों प्रोटॉन की खोज संभव हो पाई है। बच्चों, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो बच्चों प्रोटॉन की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने। किसने की थी बच्चों? प्रोटॉन की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने। किसके माध्यम से बच्चों? इसी कैनाल किरणें अथवा एनोड किरणों के माध्यम से प्रोटॉन की खोज संभव हुई थी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है और बच्चों एक प्रोटॉन है, तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं होगा? बच्चों देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है? समान है। तो बच्चों हम जानते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई क्या होता है? ऋण आवेश। यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1। और प्रोटॉन पर कितना होता है बच्चों? +1। ठीक है, तो वही बात लिखी हुई है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋण आवेश होता है और प्रत्येक प्रोटॉन पर एक इकाई क्या होता है बच्चों? धन आवेश। इसीलिए आवेशों की संख्या समान किंतु विपरीत होने के कारण परमाणु पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। और कैसे हो जाएंगे? वो परमाणु कैसा हो जाएगा? उदासीन। ठीक है, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों कैसे हैं? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों समान आवेश है, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे बच्चों? समाप्त कर देंगे। इस वजह से परमाणु कैसा होगा बच्चों? परमाणु उदासीन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। पेज संख्या 46 पर पहला प्रश्न है कि परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर बच्चों क्या करना है? स्पष्ट करना है। किसके आधार पर बच्चों? थॉमसन के मॉडल के आधार पर हमें स्पष्ट करना है कि परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। तो बच्चों देखें, थॉमसन मॉडल के अनुसार थॉमसन महोदय क्या कहते हैं कि जो परमाणु है बच्चों, वो धन आवेशित गोले का क्या होता है? बना होता है। परमाणु है बच्चों, वो धन आवेशित गोले का बना होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जगह जगह पर फंसे होते हैं, जैसा कि आपको चित्र दिख रहा है। थॉमसन ने क्या बताया था बच्चों? बच्चों थॉमसन ने क्या बताया था कि परमाणु धनावेश का एक गोला है और उसमें इलेक्ट्रॉन जगह जगह क्या होते हैं बच्चों? फंसे होते हैं। दूसरा बिंदु इन्होंने क्या बताया था कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में कैसे होते हैं? परिमाण में सदैव और सदैव समान होते हैं। इसीलिए कोई भी जो परमाणु है वो विद्युतीय रूप से कैसा होता है? विद्युतीय रूप से वो उदासीन होता है, क्योंकि धन आवेश और ऋण आवेश की मात्रा बराबर होने के कारण दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। और कैसे परमाणु का निर्माण करते हैं? उदासीन परमाणु का निर्माण करते हैं, जिसमें कोई आवेश मौजूद नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अवपरमाणु कण विद्यमान होता है? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अवपरमाणु कण विद्यमान होता है?
तो बच्चों रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का जो केंद्र है वो क्या होता है, वो धनावेशित होता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम नाभिक कहते हैं। और उस नाभिक के अंदर जो अपरमाणु कण है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है प्रोटॉन। क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन कैसा होता है बच्चों, प्रोटॉन होता है धन आवेशित। कैसा होता है बच्चों, धन आवेशित। आगे बात करते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 3। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का आपको क्या बनाना है, एक चित्र बनाना है। तो बच्चों देखो 3 कक्षा वाला हमें बनाना है। तो बच्चों सबसे जो बीच में आपको दिख रहा है वो क्या है बच्चों, वो नाभिक है, ठीक है। उसके बाद पहली कक्षा n बराबर 1 यानी कक्ष के, जब n बराबर 2 यानी दूसरी कक्षा यानी कक्ष L, और n बराबर 3 यानी कि तीसरी कक्षा कक्ष M, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, किसी परमाणु के अंदर ऊर्जा स्तर या कक्षाओं का एक नामांकित चित्र है। ये सबसे बीच में क्या मौजूद होता है, नाभिक मौजूद होता है। उसके बाद पहली कक्षा n बराबर 1 कह लो, दूसरी कक्षा n बराबर 2 और तीसरी कक्षा बराबर n बराबर 3, ठीक है। या कह लो बच्चों K, L और M कक्षा। इन कक्षा को क्या कहते हैं बच्चों, विविक्त कक्षा या ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 4। क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगा? यानी बच्चों रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग सोने की पन्नी के साथ संपन्न किया था, यदि हम सोने की पन्नी की जगह अगर किसी दूसरी धातु की पन्नी लेते तो क्या वो प्रयोग सफल रहता या नहीं होता? तो बच्चों अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन है वो सोने की पतली पन्नी के अलावा किसी अन्य धातु की पन्नी से संभव नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि बच्चों किसी अन्य धातु की 1000 परमाणुओं जितनी मोटी पन्नी बनाना लगभग संभव नहीं है। यानी सोने की जो पतली पन्नी थी जिसका आकार लगभग 1000 परमाणुओं के आकार के बराबर था, तो इतनी मोटी पन्नी हम कह सकते हैं किसी अन्य धातु की बनाना संभव नहीं था, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड ने जो अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग किया उसमें सोने की जगह दूसरी धातु का प्रयोग संभव नहीं था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है पेज संख्या 46 पर ही, परमाणु के 3 अपरमाणुक कणों के क्या लिखने हैं बच्चों, नाम लिखने हैं। तो बच्चों परमाणु के 3 अपरमाणुक कण कौन कौन से हैं बच्चों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। अब जो आप सब जानते हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कहाँ मौजूद होते हैं, वो बच्चों नाभिक के अंदर रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहते हैं, वो बच्चों ऊर्जा स्तर या विविक्त कक्षाओं में क्या करते हैं बच्चों, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 4 इकाई, और उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, आपको बच्चों न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो बच्चों देखो परमाणु द्रव्यमान कितना है, 4 इकाई। प्रोटॉन कितने हैं बच्चों, प्रोटॉन है 2। हम जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान। तो बच्चों देखो यहां पर प्रोटॉन की संख्या 2 है, न्यूट्रॉन हमें ज्ञात करने हैं, और परमाणु द्रव्यमान कितना है, 4 है। तो बच्चों न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, न्यूट्रॉन की संख्या 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितने आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेज संख्या 47 पर पहला प्रश्न, कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण को क्या करना है, लिखना है। बच्चों कार्बन परमाणु के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो वो कितने हैं, 6। तो बच्चों पहली कक्षा में यानी के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और दूसरी कक्षा एल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, ठीक है। इसी तरह बात करें सोडियम की, तो बच्चों सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, और तीसरे में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगर किसी परमाणु का के कोष जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल कोष जिसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, दोनों भरे हुए हैं, तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो बच्चों आप सब जानते हैं कि के कोष के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है, 2, और एल कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 8 कुल कितने हो जाएंगे बच्चों, कुल हो जाएंगे आपके 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी, 10 होगी। आगे बढ़ते हैं, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे। किसकी बच्चों, सबसे पहले है क्लोरीन। तो बच्चों देखो
क्लोरीन की जो परमाणु संख्या है वो कितनी है, 17 है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का वितरण क्या होगा, 2, 8 और 7, यानी के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और एम में 7। अब बच्चों देखो इसके जो एम कोष है, ठीक है, एम कोष में अगर इसे अष्टक प्राप्त करना है यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो उसे और इतने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 संयोजकता हो जाएगी। आगे है बच्चों सल्फर। बच्चों सल्फर की परमाणु संख्या कितनी है, 16। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 16। तो इलेक्ट्रॉन वितरण क्या होगा, 2, 8 और 6। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 6। अब बच्चों इसमें अगर उसे अष्टक पूरा करना है यानी 8 पूरा करना है तो और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यदि इसे 8 पूरे करने हैं तो कितने की जरूरत है, 2 की जरूरत है। तो सल्फर की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरह आगे बच्चों देखो, अगला है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी है बच्चों, 12। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 12। इलेक्ट्रॉन का वितरण 2, 8 और 2। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 2। अब बच्चों देखो अगर इसे अष्टक पूरा करना है तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को दान कर देगा। क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, ठीक है, ताकि इसका जो एल कोष है वो पूर्ण रूप से भरा रहे और एम कोष क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी बच्चों, इसकी संयोजकता 2 होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8 और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है, 8, तो परमाणु की परमाणु संख्या क्या है और परमाणु का आवेश क्या है। तो बच्चों हम जानते हैं कि जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी की उतनी क्या होती है, किसी परमाणु की उसकी परमाणु संख्या होती है। तो यहाँ पर बच्चों प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 8 है, तो उस तत्व की परमाणु संख्या भी कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। फिर बात करें आवेश की, तो बच्चों परमाणु का आवेश क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या। आवेश क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन की संख्या माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 8, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 8। तो बच्चों 8 में से 8 जाएगा तो 0, यानी इस परमाणु पर कोई आवेश नहीं है। और परमाणु कैसा है बच्चों, परमाणु आपका उदासीन है, क्योंकि दोनों आवेश की मात्रा समान है। जितना ऋण आवेश है उतना का उतना क्या है, धन आवेश। तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे और कैसा होगा, परमाणु उदासीन होगा। आगे बात करते हैं, ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या लिखनी है। किसकी, ऑक्सीजन और सल्फर की। तो बच्चों द्रव्यमान संख्या का सूत्र क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो पहले बात करते हैं ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान संख्या। तो ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 8, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 8। तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 16 इकाई, ठीक है। इसी तरह सल्फर की, तो सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 16, न्यूट्रॉन की संख्या भी 16। तो सल्फर का द्रव्यमान संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 32 परमाणु द्रव्यमान इकाई हो जाएगी। आगे बात करते हैं पेज नंबर 50 पे, चिन्ह H, D और T के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अवपरमाणु कणों को सारणीबद्ध कीजिए, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो तीनों के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। तो हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला है प्रोटियम 1H1, दूसरा है ड्यूटेरियम 1H2 और तीसरा है ट्राइटेरियम 1H3। अब देखो सबसे पहले बात करें प्रोटियम की, तो प्रोटियम में प्रोटॉन की संख्या 1 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 0। फिर बात करें ड्यूटेरियम की, प्रोटॉन की संख्या 1 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 1। फिर बात करें ट्राइटेरियम की, तो प्रोटॉन की संख्या 1 है क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होगी क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 है। लेकिन यहाँ पर देखो बच्चों द्रव्यमान संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 में से हम 1 को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी बच्चों, 2 आएगी, ठीक है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम तीनों का परमाणु क्रमांक, यानी इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो समान है लेकिन तीनों के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, समस्थानिक और समभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं समस्थानिक की। समस्थानिक क्या होता है, एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, वो बच्चों क्या कहलाते हैं, वो समस्थानिक कहलाते हैं।
जैसे कार्बन और क्लोरीन के समस्थानिक निम्नलिखित है। पहले बात करें कार्बन की, तो कार्बन के दो समस्थानिक है C612 और C614, ठीक है। अगर हम बात करें C612 की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 और 4, और C614 का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 और 4 होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक समान है 6 और 6, तो इलेक्ट्रॉनिक वितरण क्या होगा, पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4। आगे बात करें बच्चों क्लोरीन की, तो बच्चों क्लोरीन के कितने समस्थानिक है, क्लोरीन के भी दो समस्थानिक है, एक है Cl1735 और एक है Cl1737। अब बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो देखो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, देखो परमाणु क्रमांक कितना है 17, तो क्या होगा 2, 8 और 7, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2, 8 और 7 होगा दोनों का। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बच्चों संभारिक क्या होता है उसके बारे में बताना है। तो अलग अलग तत्वों के परमाणु, अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, वो बच्चों क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं संभारिक। उदाहरण के तौर पर कैल्शियम और ऑर्गन के संभारिक निम्नलिखित है। पहला है कैल्शियम, तो कैल्शियम का देखो संभारिक क्या है, Ca20 और 40, और ऑर्गन का क्या है 18Ar14, है ना। तो बच्चों देखो कैल्शियम और ऑर्गन दोनों क्या है, एक दूसरे के संभारिक है। यहां पर देखो दोनों का परमाणु द्रव्यमान समान है 40 और 40, लेकिन जो आपका परमाणु क्रमांक है वो अलग अलग है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है और ऑर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है, 18 है। तो बच्चों देखो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो परमाणु क्रमांक कितना है 20, तो 2, 8, 8 और 2, के कोष में 2, एल में 8, एम में 8 और एन में 2। फिर बात करें आर्गन की, तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 8 है, ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बात कर रहे हैं बच्चों अभ्यास प्रश्न की, जो पाठ के पीछे दिए गए हैं। पाठ के भीतर जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन सबकी चर्चा हमने बहुत अच्छे से कर ली है। तो आगे बढ़ते हैं। अब पहला प्रश्न है, देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की क्या करनी है, आपको तुलना करनी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना। तो देखो बच्चों हमने एक सारणी बनाई है, यहाँ पर लिखे हैं गुण, पहले इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन। सबसे पहला गुण है बच्चों संकेत। इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है, E- होता है, प्रोटॉन का P+ होता है और न्यूट्रॉन का क्या होता है, स्मॉल n होता है। फिर बात करें आवेश की बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर -1 आवेश, प्रोटॉन पर प्लस का 1 और न्यूट्रॉन पर 0। फिर बच्चों बात करें द्रव्यमान की, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है 9.109 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, प्रोटॉन का 1.673 गुणा 10⁻27 किलोग्राम और न्यूट्रॉन का 1.673 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। यानी बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो आपस में समान है। आगे बच्चों बात करें एब्सोल्यूट आवेश की, ठीक है, यानी आवेश की मान की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम। फिर प्रोटॉन पर बात करें आवेश की तो +1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम और न्यूट्रॉन पर कितना है तो 0। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश समान होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है ऋण आवेश और प्रोटॉन पर क्या होता है धन आवेश। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, यानी उसकी कमियां क्या थी। तो बच्चों कमी क्या थी कि जे थॉमसन ने अपना जो मॉडल प्रस्तावित किया था परमाणु से संबंधित, जब उस परमाणु मॉडल से संबंधित दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग किए गए, तो उस दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग से जो प्राप्त परिणाम थे उन परिणामों को जे थॉमसन के मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। यानी जे थॉमसन महोदय ने क्या बताया था, जे थॉमसन महोदय ने बताया था कि परमाणु धनावेश का एक गोला है और उसमें इलेक्ट्रॉन जगह जगह पर फंसे होते हैं। लेकिन जब इसी बात से संबंधित अन्य वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए और वहां से जो परिणाम प्राप्त हुए, उन परिणामों की जे थॉमसन का ये जो परमाणु मॉडल है ये अच्छे से व्याख्या नहीं कर सका। यही उसकी क्या थी बच्चों, कमी थी। जैसा कि आपके सामने चित्र भी दिख रहा है, ये थॉमसन का परमाणु मॉडल था जिसमें उन्होंने परमाणु को एक धनात्मक गोला बताया था और बताया था कि इलेक्ट्रॉन उस धनात्मक गोले में जगह जगह पर क्या होते हैं, फंसे होते हैं। ये बात बच्चों क्या हुई, बिल्कुल गलत साबित हुई। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की
क्या सीमाएं हैं, यानी उसकी कमियां क्या थी। तो बच्चों, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर एक वर्तुलाकार मार्ग में, कैसा मार्ग, वर्तुलाकार मार्ग जो आपको चित्र में दिख रहा है, इस प्रकार के मार्ग में क्या करते हैं, लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। परंतु वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि जब भी कोई भी आवेशित कण किसी गोलाकार कक्षा में लगातार चक्कर करेगा तो वो क्या होगा, उसकी कक्षा में त्वरित होगा। क्या होगा, त्वरित, यानी वेग में परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। तो उसका जो वेग है वो क्या होगा, बार बार बदलता रहेगा। और त्वरण के दौरान आवेशित कणों से, त्वरण के दौरान आवेशित कणों से क्या होगा, ऊर्जा का विकिरण, यानी ऊर्जा की क्या होगी, कमी होगी। और इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा क्या करेगा, विकिरित करेगा। यानी जब इलेक्ट्रॉन उस वर्तुलाकार मार्ग में लगातार चक्कर काट रहा होगा, उस स्थिति में धीरे धीरे उसकी ऊर्जा के मान में क्या होगी, कमी होगी। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसकी सारी ऊर्जा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में वो क्या होगा बच्चों, वो नाभिक से आकर टकरा जाएगा, है ना। और जब वो नाभिक से टकरा जाएगा, इसका मतलब है परमाणु कैसा है, अस्थायी है। लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु कैसा होता है, स्थायी होता है। अतः रदरफोर्ड के मॉडल की जो ये बात थी, ये बात क्या परमाणु के बारे में या परमाणु की संरचना के बारे में स्पष्ट संदेश नहीं देती है, इसमें कुछ न कुछ क्या थी, गलती थी। यही रदरफोर्ड के मॉडल की क्या थी बच्चों, कमी थी। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है वो ये कह रहा है कि परमाणु अस्थिर होता है, लेकिन वास्तव में परमाणु कैसा होता है, स्थायी होता है, स्थिर होता है। इस वजह से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो ये बात थी, ये क्या होगी बच्चों, गलत साबित होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4, बोर के परमाणु मॉडल की क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है। तो बच्चों, बोर का परमाणु मॉडल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की क्या कहते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर समस्त कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, लेकिन नील्स बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते, केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। और इन कक्षाओं को क्या कहते हैं, इन कक्षाओं को बच्चों इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन इन विविक्त कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं तो उस दौरान उनकी ऊर्जा का विकिरण, यानी उनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं होती है। ठीक है, इन कक्षाओं को या कोषों को हम के, एल, एम, एन, ओ, पी या फिर संख्याओं 1, 2, 3, 4 से क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, सबसे बीच में नाभिक है, फिर पहली कक्षा कक्ष के या एन बराबर 1, दूसरी कक्षा एल या एन बराबर 2, तीसरी कक्षा एम या एन बराबर 3, चौथी कक्षा एन या एन बराबर 4। इस तरह हम कक्षाओं को दर्शा सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस अध्याय में दिए सभी परमाणु मॉडलों की क्या करनी है बच्चों, आपको तुलना करनी है। ठीक है, इस चैप्टर में जो 3 परमाणु मॉडल दिए गए हैं, एक जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, दूसरा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और तीसरा नील्स बोर का परमाणु मॉडल, इन तीनों मॉडल की हमें क्या करनी है, तुलना। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं जे थॉमसन के मॉडल की। तो ये मॉडल क्या कहता है कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन जगह जगह पर क्या होते हैं, फंसे होते हैं। दूसरा बिंदु क्या था इस मॉडल का कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश दोनों परिमाण में कैसे होते हैं, समान। इसीलिए कोई भी जो परमाणु है वो विद्युतीय रूप से कैसा होता है, उदासीन होता है, क्योंकि धन आवेश और ऋण आवेश परिमाण में समान होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ठीक है, इस वजह से जो परमाणु है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा मॉडल था आपका, वो था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड क्या कहते हैं कि परमाणु का जो केंद्र है वो कैसा होता है, धनावेशित होता है, जिसे क्या कहा जाता है, नाभिक। दूसरा बिंदु उन्होंने कहा कि एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहां पर स्थित होता है, उसके नाभिक में स्थित होता है। तीसरी बात उन्होंने क्या बताई कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में लगातार क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अगला बिंदु उन्होंने क्या बताया कि जो नाभिक का आकार है वो परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है, ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जहां पर उन्होंने अल्फा कणों की बौछार सोने की पतली पन्नी पर करवाई थी और वहां से उन्हें जो भी परिणाम मिले इसके आधार पर उन्होंने अपना मॉडल प्रतिपादित किया था। ठीक है बच्चों, तीसरा मॉडल था आपका नील्स बोर का परमाणु मॉडल। बोर महोदय क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं
और उन निश्चित कक्षाओं को इलेक्ट्रॉन की क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन इन विविक्त कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं उस समय उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। ठीक है, अगला बिंदु उन्होंने बताया कि ये कक्षाएं के एल एम एन या फिर संख्याओं 1 2 3 4 के द्वारा दिखाई जाती है। ठीक है, ये उनके परमाणु में ऊर्जा स्तर का चित्र है जो निल्स बोर ने बताया था कि सबसे बीच में नाभिक है, उसके बाद पहली कक्षा के कक्षा यानी एन बराबर 1, दूसरी कक्षा एन बराबर 2, तीसरी कक्षा एन बराबर 3 और चौथी कक्षा एन बराबर 4। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखना है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम क्या कहता है कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो किसके अनुसार भरी जाती है, सूत्र 2n² के अनुसार भरी जाती है। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो सूत्र 2n² के अनुसार भरी जाती है। और यहां पर जो n है, n क्या है, n बच्चों कक्षा की संख्या है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, जैसे मैंने बात कही पहली कक्षा n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो बच्चों 2n², n की जगह कितना रखा 1, तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2। फिर बात करें दूसरी कक्षा तो कितना होगा 2n², अब की बार n की जगह कितना रखना है 2, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 8, यानी दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8। फिर बात करें तीसरी कक्षा की, तो तीसरी कक्षा में क्या होगा 2 और n की जगह 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 गुणा 9, यानी कि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 18। चौथी कक्षा में 2n², n की जगह 4 यानी 2 गुणा 16 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु की कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो सूत्र 2n² के अनुसार भरी जाती है। लेकिन एक बात यह भी है कि किसी परमाणु की जो सबसे बाहरी कक्षा होती है, ठीक है, उस बाहरी कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। सबसे बाहर वाली कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। ठीक है, आगे बच्चों बात करें, यहां पर चित्र के जरिए हमने बताया भी है एक सारणी बना के कि अलग अलग तत्व के अलग अलग कोष में कितने परमाणु मौजूद होते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। देखो बच्चों सबसे पहला है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है H, इसके इलेक्ट्रॉन के कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1। दूसरा है हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है 2, तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। फिर है लिथियम Li, इसके पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में 1। फिर है बेरिलियम Be, पहले कोष में 2 दूसरे कोष में भी 2। फिर है बोरॉन B, पहले कोष में 2 दूसरे कोष में 3। फिर है कार्बन C, पहले कोष में 2 दूसरे कोष में 4। फिर है नाइट्रोजन N, पहले कोष में 2 दूसरे कोष में 5। फिर है ऑक्सीजन O, पहले कोष में 2 दूसरे में 6। फिर है फ्लोरीन F, पहले कोष में 2 दूसरे में 7। फिर है बच्चों नियोन Ne, पहले कोष में 2 दूसरे में 8। फिर है सोडियम Na, पहले कोष में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 1। फिर है बच्चों मैग्नीशियम Mg, पहले कोष में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 2। फिर है बच्चों एल्यूमिनियम, पहले कोष में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 3। फिर है बच्चों सिलिकॉन Si, पहले कोष में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 4। फिर है फास्फोरस, ठीक है, P, पहले कोष में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 5। फिर है सल्फर S, पहले कोष में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 6। फिर है बच्चों क्लोरीन Cl, पहले कोष में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 7। फिर है बच्चों ऑर्गन, पहले कोष में 2 दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8। तो ये बच्चों 1 से लेकर 18 तक जो तत्व है उनके अलग अलग कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या का निरूपण है। आगे बात करते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की क्या देनी है बच्चों परिभाषा। तो बच्चों संयोजकता का मतलब क्या है कि किसी परमाणु की जो संयोजकता है उसके बाह्यतम कोष में से इलेक्ट्रॉनों के लेने देने अथवा साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या होती है बराबर होती है। मतलब क्या कह रहा है कि किसी परमाणु का जो बाहरी कोष में उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों को वो ग्रहण कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉनों को वो दान देने की क्षमता रखता है, अथवा वो कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। तो वो जितने इलेक्ट्रॉनों को या तो दान कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है,
अथवा जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है उन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कहलाती है उसकी संयोजकता। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के लेन देन अथवा साझा होने के कारण बाहतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 8, और वो कोष क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। तो उस बाहरी कोष को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन किया जाता है उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही उस परमाणु की क्या कहा जाता है? संयोजकता कहा जाता है। जैसे बच्चों में बात करूं सिलिकॉन की, सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितनी है? 14। तो इलेक्ट्रॉनिक वितरण कितना होगा? 2, 8 और 4। कितना होगा? 2, 8 और 4। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो या तो बच्चों ये क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन दान करके अपना अष्टक पूरा कर लेगा, या फिर बच्चों क्या करेगा? ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या करेगा? अपना बाहरी कोष पूरा कर लेगा। तो इसकी संयोजकता कितनी है बच्चों? इसकी संयोजकता 4 है। तो अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जो सिलिकॉन है वो क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। अतः इसकी संयोजकता कितनी होगी बच्चों? अतः इसकी संयोजकता 4 होगी। इसी तरह बच्चों दूसरा उदाहरण है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है बच्चों? 8 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2 और 6। पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरी कक्षा को इसे पूरा भरना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। अतः इसकी संयोजकता कितनी होगी बच्चों? अतः इसकी संयोजकता हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी बच्चों? 2। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। उदाहरण के साथ व्याख्या करो परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारिक और समस्थानिकों के 2 उपयोग भी लिखने हैं। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं परमाणु संख्या की। तो किसी परमाणु में जो प्रोटॉन की कुल संख्या होती है वही उसकी क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है Br3579, यानी ब्रोमीन जिसका परमाणु क्रमांक 35 है और द्रव्यमान संख्या कितनी है? 79। तो बच्चों ब्रोमीन की जो परमाणु संख्या है वो कितनी है? 35 है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 35 है। इसी तरह बात करें O816 की, तो बच्चों ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? 8 है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है बच्चों? 8 है। आगे बात करें द्रव्यमान संख्या। बच्चों द्रव्यमान संख्या क्या होती है? किसी परमाणु में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का जो योग है वो कहलाता है उसकी द्रव्यमान संख्या। किसी परमाणु में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो बच्चों जोड़ है वो कहलाती है उसकी द्रव्यमान संख्या। जैसे मैं बात करूं ब्रोमीन की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 79। तो यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग है वो कितना है? वो है 79। फिर बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी है? 16, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग कितना है? 16 है। आगे बात करें समस्थानिक। बच्चों समस्थानिक क्या होता है? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन बच्चों द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं समस्थानिक। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसी होती है? अलग अलग होती है। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें कहते हैं समस्थानिक। जैसे बच्चों C612 और C614, यहाँ पर देखो कार्बन दोनों की परमाणु संख्या समान है, ठीक है, 6 और 6, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, 12 और 14। अतः ये क्या है? ये दोनों कार्बन के समस्थानिक है। अगला है बच्चों समभारिक। तो अलग अलग तत्वों के परमाणु, अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है लेकिन परमाणु संख्या कैसी होती है? अलग अलग होती है। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? समभारिक। क्या कहते हैं? समभारिक। जैसे बच्चों कैल्शियम, ठीक है, देखो कैल्शियम और ऑर्गन दोनों का जो परमाणु भार है वो कितना है? समान है, 40 और 40, लेकिन जो परमाणु संख्या है वो अलग अलग है, 20 और 18। तो दोनों की परमाणु संख्या तो क्या है? अलग अलग, लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसी है? समान है। अतः ये क्या कहलाते हैं? अतः ये बच्चों समभारिक कहलाते हैं। अब बात करें समस्थानिक के उपयोग की, तो यूरेनियम के एक समस्थानिक U235 का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। कोबाल्ट के एक समस्थानिक CO60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगला गेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक I131 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए? ये समस्थानिक के उपयोग हो गए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है Na+ के पूरी तरह से भरे हुए K व L कोष होते हैं, व्याख्या करो। तो बच्चों देखो सोडियम की जो परमाणु संख्या है वो कितनी है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2, 8 और 1। बच्चों 11 है तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है।
अब बच्चों सोडियम क्या करेगा, अपना जो बाहरी कोश है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दान कर देगा। इसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक इकाई धनात्मक आवेश यानी +1 आवेश आ जाएगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, जिससे क्या होता है, सोडियम आयन Na+ का निर्माण होता है। और सोडियम जो आयन है, सोडियम आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 और 8। तो इसमें दोनों कोष, के कोष और एल कोष, दोनों क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर ब्रोमीन परमाणु दो समस्थानिक, ठीक है, Br3579 और Br3581 के रूप में है, तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की क्या करनी है, आपको गणना करनी है। तो बच्चों औसत जो आपका है, औसत के लिए हम क्या करेंगे, दोनों परमाणु द्रव्यमान को जोड़ देंगे और दो का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो बच्चों पहला है 79 का 49.7% और दूसरा है 81 का 50.3%। ये दिया हुआ है। देखो पहले में कितना दिया हुआ है, Br79 का 49.7% और Br81 का है 50.3%। तो बच्चों 79 का 49.7% निकालना है और 81 का 50.3% निकालना है। तो बच्चों प्रतिशत का निशान हटेगा तो भाग में कितना आएगा, 100। यहां पर भी प्रतिशत का निशान हटाया तो भाग में 100 और इधर भी प्रतिशत का निशान हटाया तो भाग में 100 आ गया। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या करना है, इन दोनों को जब हम हल करेंगे तो बच्चों इसका मान आ जाएगा 39.263 और दूसरे वाले का मान आ जाएगा 40.743। अब दोनों की क्या करनी है, जोड़ करनी है। तो बच्चों दोनों की जोड़ कितनी आएगी, 80.006। कितना आएगा बच्चों, 80.006। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ब्रोमीन परमाणु का जो औसत परमाणु द्रव्यमान है वो कितना आएगा, 80.01 इकाई। कितना आएगा बच्चों, 80.01 इकाई आएगा। आगे बात करते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 11। एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 इकाई है। इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक 8x16 और 8x18 का प्रतिशत क्या होगा, यह आपको प्रतिशत बताना है। तो बच्चों तत्व X के नमूने के दो समस्थानिक है, एक है बच्चों 8x16 और 8n16 के प्रतिशत को हम कितना मान लेते हैं बच्चों, के प्रतिशत, और दूसरा है आपका 8x18, इसका प्रतिशत कितना होगा, 100 माइनस के। कितना होगा बच्चों, 100 माइनस के। अब देखो तत्व X का जो औसत परमाणु द्रव्यमान है वो कैसे निकलेगा, 16 का के प्रतिशत और 18 का 100 माइनस के प्रतिशत। भाई ये जो 16 है, 16 का कितना निकालना है, के प्रतिशत, और 18 का कितना निकलेगा बच्चों, 100 माइनस के प्रतिशत। अब देखो बच्चों, और तत्व X का औसत परमाणु द्रव्यमान प्रश्नों में पहले से दिया हुआ है, कितना है, 16.2। तो ये हमने रख दिया औसत परमाणु द्रव्यमान, फिर 16 का के प्रतिशत और 18 का 100 माइनस के प्रतिशत। अब बच्चों देखो जैसे ही प्रतिशत का निशान हटेगा दोनों जगह भाग में क्या आ गया, 100 और 100 आ गया। अब बच्चों देखो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर देखो ऐसा था 16.2 बराबर 16 गुणा के बट्टे में 100 प्लस 18 गुणा 100 माइनस के बट्टे में 100। तो यहां से 100 एलसीएम आ जाएगा और बच्चों 100 का इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 1620। इधर 16 का गुणा के से हो गया तो कितना हो गया, 16 के, और 18 गुणा 100 माइनस के। अब बच्चों देखो यहां पर 16 का गुणा के से तो 16 के, 18 का गुणा 100 से तो 1800 और 18 का गुणा के से तो माइनस का 18 के। अब हमें क्या करना है बच्चों, पक्षांतरण करना है। ठीक है, तो बच्चों 16 के में से 18 के गया तो माइनस का 2 के, इस माइनस के 2 के को हमने इधर ले लिया तो ये हो गया प्लस का 2 के। ठीक है, ये 1800 था, ये 1800, ये प्लस का 1620 है, उसको बराबर के उधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1620 हो जाएगा। अब बच्चों 2 के बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो बच्चों के बराबर क्या होगा, 180 में 2 का भाग देना है तो 90। तो बच्चों तत्व X के नमूने में समस्थानिक जो आपका 8x16 था उसका 90% और 8x18 था उसका कितना होगा बच्चों, 10% होगा। ये हमें मान निकालना था। आगे बढ़ते हैं बच्चों,
आगे बात कर रहे हैं, यदि तत्व का Z बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी और तत्व का नाम क्या होगा। तो बच्चों देखो, Z क्या है, परमाणु संख्या का प्रतीक है, यानी किसी तत्व का परमाणु संख्या कितनी है, 3 है। तो 3 है, तो 3 नंबर पे कौन आता है बच्चों, 3 नंबर पे हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम आता है। तो बच्चों उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 1। पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। और उस तत्व का नाम क्या है, उस तत्व का नाम होगा लिथियम। और बच्चों उसकी संयोजकता कितनी है, उसकी संयोजकता हो जाएगी 1। ठीक है। तो बच्चों यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 3 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1। बाहरी कक्षा में देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा और अपने अष्टक को क्या करेगा, पूरा कर लेगा। ठीक है। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और उस तत्व का नाम क्या होगा, लिथियम होगा। आगे बात करते हैं, दो परमाणु स्पीसीज के केंद्रकों का संगठन नीचे दिया हुआ है। देखो एक्स और वाई, एक्स में प्रोटॉन की संख्या 6 है और वाई में भी प्रोटॉन की संख्या 6 है। एक्स में न्यूट्रॉन की संख्या 6 है और वाई में न्यूट्रॉन की संख्या 8 है। तो हमें एक्स और वाई की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है और इन दोनों में क्या संबंध है वो हमें बताना है। तो बच्चों देखो, एक्स की द्रव्यमान संख्या क्या होगी, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो 6 और 6 को जोड़ दिया तो 12 इकाई। वाई का द्रव्यमान संख्या 6 और 8 को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 14 इकाई। अब बच्चों देखो, दोनों क्या है, दोनों बच्चों कार्बन के समस्थानिक है। क्या है बच्चों, कार्बन के समस्थानिक है, क्योंकि दोनों में बच्चों देखो प्रोटॉन की संख्या समान है, 6 और 6। तो बच्चों C6 12 है और एक है C6 14। तो बच्चों छठे नंबर पे क्या आता है, कार्बन आता है। तो ये दोनों कार्बन है क्योंकि दोनों के अंदर प्रोटॉन की संख्या समान है, 6 और 6। तो दोनों क्या है, दोनों कार्बन है और दोनों का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, एक का 12 है और एक का 14 है। तो दोनों क्या है, दोनों बच्चों कार्बन के समस्थानिक है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में गलत के लिए F और सही के लिए T लिखना है। पहला कथन है, जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियंस होते हैं। क्या टॉमसन ने ऐसा बताया था? तो बच्चों यह कथन गलत है, टॉमसन ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं और यह अनावेशित होता है। बच्चों यह कथन भी कैसा है, गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगला, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से लगभग 1/2000 गुना होता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में लगभग 2000 गुना कम होता है। अगला है डी, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग टिंक्चर आयोडीन बनाने में होता है, इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। तो बच्चों यह कथन भी कैसा है, सत्य है। ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 15, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी था? तो बच्चों रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था उसकी वजह से किसकी खोज हुई थी, परमाणु केंद्रक या नाभिक की खोज हुई थी। अगला है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। तो बच्चों एक तत्व का जो समस्थानिक है उनकी जो परमाणु संख्या है वो कैसे होती है, परमाणु संख्या समान होती है लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग होती है। तो जो समस्थानिक होते हैं उनके बच्चों न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों के अंदर अलग अलग होती है। आगे बात करें, Cl- में संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो बच्चों जो Cl- है उसमें जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो कितने हैं, वो है बच्चों 8 है। कितने हैं, 8। देखो क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे, 2 8 7। लेकिन यहाँ पर देखो माइनस है, माइनस ऊपर लगा हुआ है, इस मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इसका बाहरी कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, 8 हो जाएंगे। आगे बच्चों है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बच्चों सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11, यानी 2 8 और 1। कितना है, 2 8 और 1। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। देखो यहां पर एक सारणी दी गई है, इसको बच्चों हमें क्या करना है, पूरा करना है। देखो इसका उत्तर, यहां पर देखो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या कितनी है बच्चों, 9 दी हुई है। और बच्चों न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। तो बच्चों द्रव्यमान संख्या कैसे निकलेगी, परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो 9 और 10 को जोड़ा तो द्रव्यमान संख्या कितनी आ गई, 19। बच्चों प्रोटॉन की संख्या, जितनी परमाणु संख्या है उतनी की उतनी प्रोटॉन की संख्या।
बच्चों परमाणु संख्या 9 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 9। बच्चों जितने प्रोटॉन होते हैं उतने के उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बच्चों प्रोटॉन 9 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 9। और बच्चों 9 नंबर पे कौन आता है, फ्लोरीन आता है। दूसरा बच्चों देखो परमाणु संख्या कितनी दी हुई है 16, द्रव्यमान संख्या कितनी दी हुई है 32। बच्चों न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, द्रव्यमान संख्या यानी 32 में से 16 को घटाना है। बच्चों 32 में से 16 को घटाएंगे तो 16। प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होगी, परमाणु संख्या के बराबर, जो पहले ही प्रश्न में दिया हुआ है 16। जितने प्रोटॉन है उतने को उतने क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। और 16 नंबर पे कौन आता है, सल्फर आता है। अगला बच्चों देखो परमाणु संख्या कितनी है, परमाणु संख्या बच्चों यहां पर नहीं दी हुई है, द्रव्यमान संख्या दी हुई है 24। फिर बच्चों प्रोटॉन की संख्या दी हुई है 24, तो बच्चों प्रोटॉन की संख्या कितनी है आपके 12 है और द्रव्यमान संख्या कितनी है 24 है। तो बच्चों जितनी प्रोटॉन की संख्या है 12 उतनी की उतनी क्या होगी, परमाणु संख्या होगी 12। जितने प्रोटॉन है उतने के उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब न्यूट्रॉन निकालने हैं तो 24 में से 12 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों 12 नंबर पे कौन आता है, मैग्नीशियम आता है। आगे बच्चों परमाणु संख्या कितनी दी हुई है 1, तो द्रव्यमान संख्या कितनी दी हुई है 2, तो बच्चों न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी 1, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1। बच्चों प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होगी, परमाणु संख्या के बराबर, तो परमाणु संख्या 1 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 1 है। जितने प्रोटॉन है उतने के उतने इलेक्ट्रॉन भी है। और बच्चों जिसमें प्रोटॉन की संख्या 1 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है, वो क्या होता है, वो होता है ड्यूटेरियम, जो क्या है बच्चों, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। अगला है बच्चों द्रव्यमान संख्या कितनी है 1, तो परमाणु संख्या कितनी होगी 1, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी 0। परमाणु संख्या 1 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 1, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 0। और वो बच्चों क्या है, वो है आपका हाइड्रोजन। क्या है बच्चों, वो है बच्चों आपका हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने आपके अभ्यास के जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।